हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये देखने वाले हैं। किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये देखने वाले हैं। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालने वाले हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। लेकिन इसके लिए हमें जो लॉ यूज करना है वो हमें यूज करना है बॉयड-सेवर्ट लॉ। हमने बॉयड-सेवर्ट लॉ की हेल्प से आज किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और बच्चों बॉयड-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में। वो कहता क्या था कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या बनता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका बॉयड-सेवर्ट लॉ था। और इसमें आपने देखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यहाँ पे डीएल आपका करंट एलिमेंट था जिसकी लेंथ थी डीएल, जिसमें करंट चल रहा था आई लेवल का। थीटा आपका एंगल होता था करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में। आर आपकी दूरी होती थी करंट एलिमेंट से पॉइंट की, जहां पे आपने बी निकालना होता था। डी भी आपका छोटा मैग्नेटिक फील्ड था छोटे करंट एलिमेंट की वजह से। करंट एलिमेंट आपका छोटा सा सेगमेंट होता था करंट वायर का। अब हम यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉइल्स की ओरिएंटेशन बता दूं। ये कॉइल है, ये भी सर्कुलर कॉइल है, ये भी सर्कुलर कॉइल है। ये ए है, ये बी है। बच्चों मैंने कॉइल्स को डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में बताया। ये तीनों की तीनों सर्कुलर कॉइल्स हैं। और ये जो ओरिएंटेशन है इसका मतलब क्या है, बुक्स में कभी आपको ओरिएंटेशन ये दिखेगी, कभी ऐसा दिखेगी, कभी ऐसा दिखेगी। तो आपने इन तीनों से क्या नजरिया लेना है, इन तीनों का जो नजरिया होगा आपका वो क्या होगा, क्या ये ओरिएंटेशन बन रही है ये आप समझ लें। बच्चों ये आपका जो ए कॉइल है वो आपका ये पार्ट ऐसा, मतलब कॉइल ऐसी है, इस पैटर्न में कॉइल ऐसी है। बी वाले पैटर्न में कॉइल ऐसी है और सी वाले पैटर्न में कॉइल ऐसी है। ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन है कॉइल की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखी गई है, आप इसको समझें। ए होगा तो कॉइल को ऐसे समझना है आपने, बी होगा तो कॉइल को ऐसे समझें, और सी होगा तो कॉइल को ऐसा समझें। ये इनका ओरिएंटेशन जरूर ध्यान दें आप, क्योंकि आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमें यही सब यूज होना है, ओरिएंटेशंस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। हमने एक करंट कैरिंग कॉइल लेनी है, तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर। हमने कॉइल ले ली, सर्कुलर कॉइल अंडरस्टूड है, जिसका रेडियस आर है, हैविंग करंट आई, हैविंग करंट आई, जिसमें करंट कितना चल रहा है, आई लेवल का चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया। ये इसमें करंट चल रहा है और इसका रेडियस कितना है, आर है। इसका रेडियस बच्चों आर गिवन है। हमें इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें यूज क्या करना है बच्चों, बॉयड-सेवर्ट लॉ। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कंसिडर एक करंट एलिमेंट, हम एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, देन डीबी, इसकी वजह से डीबी क्या बनेगा, इसकी वजह से डीबी क्या बनेगा, सेंटर में डीबी बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर साइन 90। बच्चों यहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया। ये मान लो करंट चल रहा है इसमें आई लेवल का, और यहां पे हमने छोटा सा क्या ले लिया, इसमें करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है एल। तो करंट एलिमेंट को पॉइंट तक जोड़ा जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। बच्चों करंट एलिमेंट काफी छोटा सा एलिमेंट है, तो ये जो आर्क की जो कर्वनेस है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। आर्क में जो कर्वनेस है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये मैं स्ट्रेट ले रहा हूं, और ये स्ट्रेट रेडियस का कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने 90 ले ली यहाँ पे,
और करंट एलिमेंट में करंट कितना चल रहा है, आई लेवल का, आई डीएल उसकी लेंथ है करंट एलिमेंट की, आर दूरी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं करंट एलिमेंट से, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो ये आपका डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ये आपका करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें तो वो इनवर्ट होगी। उसके लिए मैंने आपका यूज किया राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल कहता था कि अगर अंगूठा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है और पाम की जो फिंगर्स है अगर वहां चल जाए जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ बी होती है। तो यहाँ पे करंट ऊपर चल रहा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर की ओर। मैं अपने पाम की फिंगर्स को लेकर टुवर्ड्स द सेंटर। तो बच्चों जो डायरेक्शन होगी ना परपेंडिकुलर टू द पाम, जो डायरेक्शन बनेगी परपेंडिकुलर टू द पाम, वही आपकी डायरेक्शन होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड। किसका मतलब यहाँ पे कहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट जा रही है, तो वो मैंने यहाँ पे इनवर्ट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट लूं, यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट लूं, इसकी वजह से यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इनवर्ट जाएगा, यहां भी इनवर्ट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लूं, इसकी वजह से सेंटर में देखें मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इनवर्ट जाएगा। तो इस करंट लूप में ये जो आपका करंट कॉइल है, इस पे जितने भी आपके करंट एलिमेंट्स आएंगे, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में कहां जाएगा, इनवर्ट ही जाएगा। इसका मतलब हम उन सब मैग्नेटिक फील्ड को एड अप कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको हम एड अप कर सकते हैं। तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे निकलेगा, नेट बी एट सेंटर ड्यू टू कंप्लीट कॉइल। पूरी कॉइल की वजह से क्या होगा, हम क्या कर देंगे, ये जितने भी छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं छोटे छोटे करंट एलिमेंट की वजह से, उन सबको एड अप कर देंगे, उन सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे। बच्चों ये डीएल डीएल डीएल, ये मान लो डीएल एक एलिमेंट है, डीएल 1 दूसरा है, डीएल 2 तीसरा है। तो ये डीएल छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन सब में करंट किस लेवल का चल रहा है, आई लेवल का चल रहा है। और इन सब की दूरी सेंटर से कितनी है, आर। इसका मतलब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा हर एक एलिमेंट की वजह से। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दिया, क्योंकि हर एक करंट एलिमेंट में सेम करंट चल रहा है आई लेवल का, हर एक की दूरी सेंटर से आ रही है। तो ये मैंने कॉमन निकाल दिया, कांस्टेंट समझ के, ये सब कांस्टेंट है बच्चों आपका। और जब मैं ये डीएल्स को ऐड करूंगा, ये डीएल इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे डीएल छोटे छोटे डीएल्स को क्या कर रहा हूं मैं, ऐड अप कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बनेगा। तो ये आ गया आपका बच्चों म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये आपका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो हमने फॉर्मूला देखा कि किसी भी कॉइल में अगर करंट चले तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आई आपका करंट चल रहा है इस कॉइल में और आर क्या इसका रेडियस, ठीक है। आई करंट चल रहा है, आर रेडियस है, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर आएगी। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे, यहां पे एक नोट आ गया, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स। अब कॉइल्स में बच्चों एन टर्न्स होंगे तब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या बनेगी, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू एन। यहाँ पे एन टाइम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब एन से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर एन टर्न्स होंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू 1 टर्न,
तो ये n टर्न से इसका इफेक्ट n टाइम्स बढ़ जाएगा। डायरेक्शन तो बच्चों वही सेम आएगी जो 1 टर्न की वजह से आएगी, तो यहाँ पे n से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगला नोट ये है कि अगर कंप्लीट कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई बाय 2r, तो अगर कॉइल ये आधी होगी, सेमी सर्कल होगा, और इसमें अगर करंट चल रहा है तो सेंटर में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2। बच्चों पूरी की वजह से आता था म्यू नॉट आई बाय 2r, तो आधी की वजह से आधा आएगा, तो मैंने इस इफेक्ट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 4r। ये भी आप नोट कर ले फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये आपके फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। एन टर्न्स की वजह से फॉर्मूला ये बन जाएगा, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से फॉर्मूला ये बन जाएगा, कहां पे, सेंटर में। उसके ये सारे फॉर्मूले हमने सेंटर में बनाए हैं, सेंटर में ये, ठीक है बच्चों। आज का हमारा यही करंट कैरिंग कॉइल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कहां पे, सेंटर पे निकालनी है। तो अब हम डायरेक्शंस देख लें क्या बनेंगी। Rules for finding direction of B due to current carrying circular coil। B की डायरेक्शन निकालने के लिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के क्या क्या रूल्स हैं बच्चों। पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। ये रूल ये कहता है इफ वी कर्ल द palm of our right hand along the coil in the direction of current, in the direction of current, then the thumb gives the direction of B bar। ये रूल ये कहता है कि यार अगर आप अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा, वही डायरेक्शन होगी बीप की। क्या मतलब है बच्चों, जैसे मान लो यहां पे करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपने अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें आप अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करोगे, घुमाओगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठा कहां गया बच्चों, बाहर की ओर। अंगूठा कहां गया, बाहर की ओर, तो इसमें यहां पे जो डायरेक्शन होगी कहां की ओर आएगी, आउटवर्ड आएगी। कहां आएगी, आउटवर्ड, जो मैंने किससे दिखा दिया, डॉट से। डॉट मतलब होता है बच्चों आउटवर्ड, क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड। डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड। और यहां पे आप अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जहां आपका अंगूठा जाएगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां गई, इनवर्ड। तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया, जब भी कॉइल में करंट चलेगा क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, जब भी करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई थ्रू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट हैंड थंब रूल आ गया फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब बच्चों यहां पे अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं इसकी, मैंने आपको भी बताया कि करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि यहां पे डायरेक्शन कहां होगी। यहां पे तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई कहां होगी, अगर करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो यहां पे डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड, बाहर की ओर आएगी, बाहर की ओर आएगी। देखो करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कहां, बाहर की ओर।
यहां पे भी करंट चल रहा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी कॉइल कैसी है आपकी बच्चों, अभी कॉइल ऐसी है, ये कॉइल है और करंट चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस फेज से देखें तो आपका करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां गई, बाहर को, यहां पे बी की डायरेक्शन आएगी। अब यहां पे इस केस में कॉइल ऐसी है, ठीक है, और करंट चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। आपके अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जहां अंगूठा जाएगा वही आपकी डायरेक्शन आएगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ बी। यहां पे डायरेक्शन कहां आएगी बच्चों, यहां आएगी, यहां पे कहां आएगी, बाहर की ओर। यहां पे डायरेक्शन बाहर की ओर आ रही है, यहां पे डायरेक्शन यहां जा रही है और यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ आ रही है। तो आपने देखा कि ओरिएंटेशन अगर जैसे जैसे चेंज होगी तो बी की डायरेक्शन भी आपकी चेंज होगी, लेकिन तीनों में मैंने रूल क्या लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया बच्चों, ये आपने ध्यान देना है। तो ज्यादातर फेसिस कॉइल का आप ऐसा देखोगे तो इसका मतलब आपने बताना आउटवर्ड, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहां जाएगी, अगर ऐसा होगा तो ये ऊपर जाएगी। बच्चों अगर हम कंप्लीट पैटर्न देखें, कंप्लीट पैटर्न ऑफ बी ड्यू टू CCC कॉइल, करंट कैरिंग सर्किट कॉइल। मान लो ये आपका करंट चल रहा है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और ओरिएंटेशन कैसा कॉइल का, कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसा है बच्चों, ठीक है, ये आपका करंट चल रहा है, आपका ये करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और आपका ओरिएंटेशन कैसा है, इस फॉर्म में। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी बच्चों, ऊपर जाएगी। सेंटर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, यहां ऊपर की ओर जाएगी। तो बच्चों ये तो सेंटर की बात आ गई, लेकिन कॉइल के नियर द एज, ये जो साइड्स हैं कॉइल की, इस जगह पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे। और जैसे जैसे आप कॉइल से सेंटर की ओर आ रहे हो तो ये जो आपके कर्वनेस है ये कम होती जाएगी, कर्वनेस कम होती जाएगी और सेंटर में स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये प्लेन ऐसा है कॉइल का, और मैग्नेटिक लाइंस यहां से ऊपर की ओर आ रही हैं, ठीक है, यहां से बाहर की ओर जा रही हैं, ऊपर की ओर। और बच्चों क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं, ये मैंने क्लोज कर्व बनाए हैं, ये यहाँ पे ऐसे घूम के ये ऐसे आएंगी, यहाँ पे घूम के ये वापस आएंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान होना चाहिए, नियर द कॉइल आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप कॉइल से अंदर की ओर जा रहे हैं ये जो कर्वनेस है ये थोड़ी कम होती जाएगी, ये थोड़ी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं सेंटर में जाऊंगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी बच्चों। दिस इज द कंप्लीट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों एक रूल और है जिसको कहते हैं क्लॉक रूल, ये हमारा आगे यूज होना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको मैग्नेट की समझ है और ये आपका नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है, तो आपको पता मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से आउट होंगी, साउथ से इन होंगी, नॉर्थ से आउट, साउथ से इन। तो जहां से बाहर जा रही है वो नॉर्थ होता है, जहां की ओर आ रही है वो आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस आपकी नॉर्थ से आउट होंगी, साउथ से इन होंगी। तो ये समझ आपको जैसे आती है, तो जैसे आप यहां समझ लें कि अगर यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, अगर यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, हमें पता है यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएंगी, इस फेस से, ये जो आपका फेस है यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो फेस बनेगा जहां से लाइंस बाहर जाती हैं बच्चों, वो क्या होता है, नॉर्थ। तो ये वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ। यहां से आप थोड़ा इसको टर्न दिखा सकते हैं। तो अगर ये एरो इस एरो से टैली करेगा तो इसका जो फ्रंट फेस है क्या बनेगा, नॉर्थ, और इसका बैक फेस क्या बनेगा, साउथ। इसका बैक फेस मतलब यहां से लाइंस बाहर जाएंगी और इसके बैक साइड पे इन होंगी, यहां से लाइंस आउट होंगी और इसके बैक फेस पे इन होंगी। इसका बैक साइड क्या बनेगा, साउथ, इसका फ्रंट क्या बन रहा है, नॉर्थ। वैसे अगर करंट यहां पे चल रहा है क्लॉकवाइज, यहां पे करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब
यहां से लाइंस, यहां पे अगर करंट चल रहा है क्लॉकवाइज तो बच्चों यहां पे मैग्नेटिक लाइंस कहां जाएंगी, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस अंदर की ओर जाएंगी। इसका मतलब यहां पे इस फेस की ओर अप्रोच करके तभी अंदर जाएंगी। इसका मतलब यहां पे इसका फ्रंट क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये एरो और ये एरो टैली करने चाहिए, ये एरो साउथ का, ये एरो ना। आप डायरेक्टली ये मानेंगे कि अगर आपका करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो इसका जो फ्रंट है वो नॉर्थ बनेगा, और अगर आपका करंट चल रहा है क्लॉकवाइज तो इसका फ्रंट क्या बनेगा, साउथ। इसका नॉर्थ क्या है, इसके बैक साइड पे, इसका नॉर्थ क्या है बच्चों, इसके बैक साइड पे। जैसे ये फेस है, अगर ये साउथ है तो ये आपका नॉर्थ आएगा। इस फेस में अगर ये नॉर्थ है तो ये आपका साउथ। यहां से लाइंस निकलेंगी, घूम के दोबारा पीछे जाएंगी। यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, यहाँ पीछे से घूम के आगे से अप्रोच, क्योंकि साउथ है, साउथ की लाइंस आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए अपनी पोलैरिटीज का, किसी भी कॉइल में क्या पोलैरिटीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि करंट अगर चल रहा है क्लॉकवाइज तो यहाँ आपका साउथ बनेगा, और यहाँ पे लाइंस क्या आएंगी, आउटवर्ड। और यहाँ पे अगर करंट आपका क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या बनेगा, फ्रंट फेस क्या बनेगा, नॉर्थ। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, इनवर्ड। ठीक है बच्चों, सॉरी, यहां पे आउटवर्ड आएंगी और यहां पे आएगी इनवर्ड। बच्चों रूल के अकॉर्डिंग देख लें, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस कहाँ आ रही है, बाहर, और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर। ये आपने ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अब लाइंस यहां से अगर बाहर जाएंगी तभी तो ये नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ से लाइन बाहर जाती है तभी ये नॉर्थ बनेगा। और ये साउथ इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ की लाइंस आएंगी, यहाँ पे आएंगी तभी यहां से अंदर जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पोलैरिटी एक ध्यान रखेंगे क्लॉक रूल से। अब एक रिजल्ट आपका वॉइट-सेवर लॉ ने ये बताया था कि किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से जिसमें करंट चल रहा हो बच्चों आई लेवल का, दूरी आर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2πr, म्यू नॉट आई बाय 2πr। और मैंने आपको बताया था जब भी करंट चल रहा है उसके अपने एक्सिस पे, एक्सिस मतलब इसी लाइन पे या इस लाइन पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ये भी आपको मैंने रिजल्ट बताया था, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके अपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब जो हमने रिजल्ट्स बनाए उसके बेस पे हम क्वेश्चन देख लें। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सॉल्ट, पेज नंबर है ये 147, एनसीईआरटी पेज नंबर 147 पे सॉल्ट एग्जांपल है ये। क्वेश्चन है, कंसिडर ए टाइटली wound 100 turns coil of a radius 10 centimeter carrying current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil, at the center of coil? बच्चों इस चैप्टर में एक बात बड़ी देखने वाली कि आपको इस चैप्टर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स हैं उनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आती है निकालना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे दिए, 100 दे दिए, रेडियस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये 10/100 आ गया सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और आई आपका कितना है बच्चों, 1 एम्पियर है। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है द सेंटर ऑफ द कॉइल, मतलब कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट है। मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज है, मैंने मान लिया क्लॉकवाइज है, हालांकि मुझे डायरेक्शन नहीं बतानी भी थी,
मैग्नीट्यूड ही बताना है। चलो मैंने मान लिया करंट चला के यहाँ पे। अब हमें पता फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सेंटर में निकालने का म्यू नॉट आई बाय 2r। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है 8 टर्न की वजह से, लेकिन इसमें n टर्न्स है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, क्योंकि बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों 1 है, और 2 बाय आर, आर आपका है 10/100 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आपके यहाँ पे कितने 100 ही बच्चों। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बतानी, लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पे करंट कैसा लिया है, आपने यहाँ पे करंट लिया है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर करंट चल रहा है तो डायरेक्शन कहां जाएगी, इनवर्ट जाएगी बच्चों। यहाँ पे अगर आप इनवर्ट डाल देंगे अपनी फिगर के अकॉर्डिंग तो वो गलत नहीं होगा। अपनी फिगर में जो आपने डायरेक्शन ऑफ करंट बताई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ट आ जाएगी। हालांकि पूछी नहीं है, आप बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो भी आप जरूर देख लें। जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, जो मैंने ये क्वेश्चन किया इसी पैटर्न पे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में बच्चों, मैं ये पूरा एग्जाम्पल लिख नहीं रहा, एग्जाम्पल है पेज नंबर 146 पे, एग्जाम्पल है पेज नंबर 146 पे। इसमें आपको एक पैटर्न दिया है जिस पैटर्न में करंट चल रहा है, दोनों का रेडियस सेम है, ये जो सेमी सर्कल है दोनों का, इनका रेडियस सेम है, ये रेडियस दोनों का r है। ठीक है, दोनों का रेडियस r है, दोनों में लेवल ऑफ करंट सेम चल रहा है। हमें B1 निकालना है, और बताया कि क्या B2 की वैल्यू भी सेम आएगी, इस B2 सेम और डिफरेंट फ्रॉम B1। हमें बताना है कि B2 की वैल्यू जो आएगी वो B1 से डिफरेंट आएगी या सेम आएगी। दोनों में करंट चल रहा है आई लेवल का, दोनों का रेडियस r है, लेकिन हमने निकालना है B एट द सेंटर, ये सेंटर पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो बच्चों यहां देख लें इस पार्ट में 3 सेगमेंट्स आ रही हैं, एक ये सेगमेंट आ रही है करंट की, एक ये सेगमेंट आ रही है करंट की, एक ये सेगमेंट आ रही है। इस सेगमेंट की वजह से बच्चों सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो करंट चल रहा है और ये जो पॉइंट C है ये इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैंने अभी बताया जब भी किसी वायर में करंट चलता है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो इस सेगमेंट की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। वैसे ही इस सेगमेंट की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये C पॉइंट B इस सेगमेंट के एक्सिस पे आ रहा है। तो इस सेगमेंट की वजह से और इस सेगमेंट की वजह से C पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। तो हमने बस देखना है कि ये जो सेगमेंट है ये किसी सेगमेंट है, सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, वो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r। ये पूरी की वजह से बनता है, आधी की वजह से कितना बनेगा 1/2 कर देंगे। और बच्चों डायरेक्शन क्या आएगी, ये करंट कैसे चल रहा है, ये करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कहां गई इनवर्ड, डायरेक्शन कहां गई इनवर्ड। और वैसे यहां देखते हैं, हमें पूछा कि क्या यहाँ पे भी सेम करंट चल रहा है, सेम आर्क है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी सेंटर पे। वैसे बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, ये सेगमेंट की वजह से 0, इस सेगमेंट की वजह से सेंटर में 0, इस सेगमेंट की वजह से चेक करते हैं B2 चेक करते हैं, ये कितना आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। ये पूरे सर्कल की वजह से होता है, आधे सर्कल की वजह से क्या आएगा आधा आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे करंट कैसे चल रहा है, यहाँ पे करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कहां आई आउटवर्ड आई।
तो यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसका मतलब B2 की वैल्यू सेम नहीं आ रही किससे, B1 से। हालांकि B2 का मैग्नीट्यूड जो है और B1 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए वेक्टर्स दोनों ये अलग अलग माने जाएंगे, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगी। ठीक है बच्चों, ये आपने एग्जाम्पल में देखना है जो कि पेज नंबर 146 पे सॉल्व है। बच्चों क्वेश्चन है, a long wire is bent as shown in figure। फिगर दी हुई है आपको, what will be the B at the center if I passes through Y। Assume that wire's portion do not touch at E। बच्चों आपके पास एक लॉन्ग वायर थी, ये लॉन्ग वायर है, आपने उसको टर्न कर दिया, ठीक है, ये लॉन्ग वायर को आपने टर्न कर दिया और इसमें करंट चल रहा है, जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, फिगर ऐसी दी हुई है, ये पॉइंट P है जहां पे वायर्स टच नहीं हो रही है, और हमें यहाँ पे सेंटर में क्या निकालना है, B निकालना है एट द सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे दो केस आ गए, एक हमें B निकालना है सर्कुलर कॉइल की वजह से, एक हमें B निकालना है सेंटर में इस कॉइल की वजह से, और ये आपकी क्या बन गई, लॉन्ग वायर बन गई। इस लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये कॉइल ऐसी थी, ये पैटर्न कैसा बना है, एक लंबी सी वायर है आपके पास, आपने उस वायर को क्या कर दिया, घुमा दिया, ऐसे वायर को घुमा के ऐसे निकाल दिया, ये यहाँ पे टचिंग नहीं हो रही वायर की। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कॉइल की वजह से, जो कॉइल बनी है यहाँ पे, इसकी वजह से कितना बनेगा, B1 ड्यू टू कॉइल। देखो क्या बनेगा, ये कॉइल की वजह से कितना बनेगा बच्चों, म्यू नॉट I बाय 2R, पूरा सर्कल है, करंट कितना चल रहा है इसमें, I लेवल का, और इसका रेडियस है मान लो R। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, क्योंकि करंट कैसे चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आउटवर्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने मैग्नीट्यूड भी बताना, डायरेक्शन बतानी है। अब जो B होगा ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट चल रहा है, कैरिंग करंट I, जिसमें करंट I लेवल का चल रहा है। अब मुझे देखना है कि इस वायर की वजह से, ये वायर एकदम स्ट्रेट भी अज्यूम होगी, यहाँ पे इसमें करंट चल रहा है, और दूरी R पे, यहाँ पे सेंटर पे हमने क्या निकालना है, R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से इनफाइनाइट क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, क्योंकि इस वायर की सेंटर से दूरी कितनी है, R, क्योंकि यही आपका रेडियस होगा। तो आपने राइट हैंड पाम रूल अगर लगाएं, राइट हैंड पाम रूल लगाएं, जो कि ये बताता था, आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लो, अंगूठे को ले जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम की फिंगर्स को ले जाओ कहां पे, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जो डायरेक्शन आपके पाम के परपेंडिकुलर होगी वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या आई, आउटवर्ड, तो दोनों डायरेक्शंस आउटवर्ड आ रही है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कॉइल की वजह से वो भी आउटवर्ड है, और जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आ रहा है वो भी आउटवर्ड आ रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है। अब जो नेट B होगा वो क्या होगा, B1 और B2 को मैं ऐड कर दूंगा, ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और डायरेक्शन कहाँ आएगी बच्चों, आउटवर्ड। ठीक है,
तो बच्चों ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस म्यू नॉट आई बाय 2πr कॉमा आउटवर्ड। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/π। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। बच्चों हमने देखा कि पूरे सर्कल की वजह से जिसमें करंट चल रहा है, पूरे सर्कल की वजह से जिसमें करंट चल रहा है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, पूरे सर्कल की वजह से। ठीक है, पूरे सर्कल में जो करंट चल रहा है उसकी वजह से सेंटर मैग्नेटिक होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन अगर मुझे पूरे सर्कल की वजह से नहीं निकालनी, किसकी वजह से निकालनी है? इस आर्क की वजह से निकालनी है। ये आर्क, इतनी सी आर्क ए बी की वजह से निकालनी है। इसमें कितना करंट चल रहा है? आई लेवल का। ये आर्क सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? ठीक है, ये रेडियस आर है, ये आर है। ये जो आर्क है ए बी जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, इस आर्क की वजह से सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालना है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि ये आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रही है? थीटा। ठीक है, तुम्हें पता है पूरे सर्कल की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से सेंटर में कितना एंगल बनता है? 2π रेडियन या 360 डिग्री। तो हमें पता है बच्चों 2π रेडियन की वजह से कितना बी बनता है? कंप्लीट बी बनेगा। बच्चों 2π रेडियन कौन बनाएगा? पूरा सर्कल सेंटर में कितना एंगल बनाता है? 2π रेडियन। तो पूरे सर्कमफ्रेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? पूरे सर्कमफ्रेंस में जो करंट चल रहा है उसकी वजह से आपका एंगल बनता है 2π सेंटर में। तो 2π रेडियन की वजह से बी कितना बनता है बच्चों? म्यू नॉट आई बाय 2r, या 360 डिग्री के पीछे कितना सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? या फिर हम इसको देख लें, 360 डिग्री के पीछे कितना बनेगा? सेंटर में कितना बनेगा? म्यू नॉट आई बाय 2r बनेगा। तो 1 रेडियन के पीछे कितना बनेगा? 1 रेडियन के पीछे बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2π। तो थीटा रेडियन की वजह से कितना बनेगा? सेंटर में म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2π इंटू थीटा। तो वैसे 360 के पीछे कितना बनेगा? 1 डिग्री के पीछे कितना बनेगा वो आप निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/360। वैसे ही आप देख लेंगे थीटा डिग्री के पीछे कितना बनेगा? ये आपका आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/360 इंटू थीटा। बच्चों अगर आपका यहाँ डिग्री में अगर आपने एंगल लेना तो यहाँ 360 मानना पड़ेगा, अगर आपने रेडियन में एंगल लेना तो नीचे आपको 2π मानना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, किसी भी आर्क लेंथ जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, उस आर्क की वजह से जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, सेंट्रल मैग्नेटिक कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2π इंटू थीटा। थीटा आपका रेडियन में होगा। यहां मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा आपका किस में होगा बच्चों? रेडियन में होगा। थीटा में यहाँ रेडियन में ले लूंगा। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2π इंटू थीटा, किसमें आएगा? रेडियन में। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको जैसे भी बताया था, अभी मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं। मैंने आपको जैसे बताया था अगर सेमी सर्कल होगा और सेमी सर्कल की वजह से सेंटर में कितना बी बनता है? सेमी सर्कल की वजह से सेंटर में कितना मैंने बताया था आपको? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2। तो सेमी सर्कल आपका सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? पाई रेडियन बनाएगा। सेमी सर्कल आपका सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? पाई रेडियन। आप यहाँ पे पाई पुट करें थीटा में, पाई पाई कट जाएगा तो आपका यही रिजल्ट आएगा। थीटा की जगह क्या पुट करें? पाई 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 आपका कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो आपका यही रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया, कोई भी आर्क जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, वो सेंटर में थीटा एंगल बना रही है, तो उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? इतने से हिस्से की वजह से सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों? ये बनेगा। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एंगल का ध्यान रखना है कि आप एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, रेडियन में यूज कर रहे हैं या फिर डिग्री में यूज कर रहे हैं। अब इसके बेस पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
द फिगर शोज carries a current of 10 ampere. Determine B at center. बच्चों यहां पे हमें फिगर दी हुई है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, और हमें सेंटर में बी निकालना है। किसकी वजह से? इस सिस्टम की वजह से। ये जो आपको फिगर दी है, और हमें रेडियस मान लो दिया है इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, ये कंप्लीट सर्कल था, तो यहां पे हमें ये एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है कितना, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है एंगल। 90 डिग्री मतलब π/2 रीडिंग, π/2, हम 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 सेगमेंट बन रही हैं। एक सेगमेंट ये बन रही है वायर की जिसमें करंट चल रहा है, एक सेगमेंट ये बन रही है आर्क फॉर्म में, एक सेगमेंट ये बन रही है। तो बच्चों ये जो सेगमेंट है, इसकी वजह से सेंटर में, इस करंट की वजह से सेंटर में मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर जो है इस लाइन के एक्सिस पे लाई कर रहा है। और कभी भी वायर के एक्सिस पे मैग्नीट्यूड क्या होती है, किसी वायर के अपने एक्सिस पे मैग्नीट्यूड क्या होगी? 0 होती है। तो मतलब ये जो करंट इस पार्ट में चल रहा है, ये जो पार्ट में करंट चल रहा है, ये कभी भी सी पे मैग्नीट्यूड नहीं बना पाएगा। वैसे ये जो करंट चल रहा है, ये जो सेगमेंट है, ये कभी भी सेंटर में मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड किसकी वजह से मिलेगी? ये जो आपका आर्क है। ठीक है, ये आर्क कितनी है बच्चों? अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला लगाए बिना ही क्वेश्चन हो सकता है। पूरे सर्कल की वजह से कितना होता है? μ0I/2r होता है। पूरे सर्कल की वजह से कितना होता है? सेंटर में ये वैल्यू होती है। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल नहीं, कितना सर्कल है? 3/4 पार्ट है। ये पूरे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 90 90 90 90 360 डिग्री होता है। तो 3 हिस्से आपके बन रहे हैं। तो 3 हिस्से कितने के? 4 के। तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आंसर। कहां पे? सेंटर में। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी यही आएगा। अब हमें देखना है कि ये जो आर्क है जिसकी वजह से आपने बी निकालना है, ये आपका सेंटर में कितना एंगल बना रही है? ये आपका एंगल बना रही है 270 डिग्री। 270 डिग्री बना रही है, या 270 डिग्री हम कहते हैं 3π/2। π/2 90 होता है, 93 था 270। तो इसका मतलब किसी भी थीटा रेडियन की वजह से कितना सेंटर में मैग्नीट्यूड बनेगा? हम फॉर्मूले से लगा लेते हैं, μ0I/2r इंटू 1/2π इंटू थीटा कितना है? 3π/2। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका? पाई कैंसिल आ गया, तो ये आ गया μ0I/2r इंटू 3/4। तो बच्चों सेम रिजल्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। तो आपका जो बी बनेगा सेंटर में इस पूरे पैटर्न की वजह से, वो क्या बनेगा? 3/4 इंटू μ0I/2r। आई हमें गिवन है, रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पे आप अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। टेस्ला में ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ आएगी? क्योंकि करंट कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कहाँ आएगी बच्चों? यहाँ पे इनवर्ड आएगी। बच्चों यहाँ पे आर्क 90 डिग्री में आ रहा था, ये आर्क है, क्योंकि करंट यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा करंट। तो 90 मत लेना, इसमें आपने एंगल कितना लेना था? 270 डिग्री या 3π/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? इसमें इनवर्ड आ जाएगी। बच्चों एक पैटर्न दिया आपको यहाँ पे, ये एंगल दिया अल्फा, ये सेंटर है, मान लो सेंटर से इस आर्क का रेडियस दिया है ए, और सेंटर से इस आर्क का रेडियस दिया है
सेंटर से इस आर्क का रेडियस दिया है बी। ये आपके दो आर्क्स दिए हैं किसी कंसेंट्रिक सर्कल की जिनका सेंटर कॉमन है, और दोनों आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रही है? अल्फा। ये आर्क, छोटी जो आर्क है, चलो इसको ए बी नाम दे दूं। करंट आपका चल रहा है यहां पे इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। हमें फाइंड करना है बी एट द सेंटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर में, ठीक है बच्चों। तो देखें ये छोटी आर्क या बड़ी आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रही है? अल्फा। और हमें पता है कोई भी आर्क जिसमें करंट चल रहा है, अगर वो थीटा एंगल बनाती है तो उस आर्क की वजह से सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? ये बनता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, और उस आर्क में करंट चलना चाहिए तभी बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, एक ये छोटी आर्क, एक ये बड़ी आर्क, एक ये वायर, ये भी वायर। अब ये वायर आपकी सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? 0, क्योंकि ये पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये ये जो आपकी वायर है ये आपकी सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब दोनों आर्क्स की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में, वो देखना है। सबसे पहले मैं ये ए बी आर्क की वजह से देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा। ए बी आर्क की वजह से कितना बनेगा? वो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r। रेडियस कितना है इसका, छोटी आर्क का? a। बच्चों मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2a इंटू 1/2 पाई, थीटा कितना है? अल्फा। ये बन गया। अच्छा डायरेक्शन कहां आएगी? कैसे करंट चल रहा है इस आर्क में? इस आर्क में करंट चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां आएगी? आउटवर्ड। और बी आपका सी डी आर्क की वजह से कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2, रेडियस कितना है? बी। ये जो आर्क है इसका रेडियस है बी, इंटू 1/2 पाई, एंगल ये भी कितना बना रही है? अल्फा। अब इसकी डायरेक्शन कहां आएगी बच्चों? इसमें करंट कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन यहां पे कहां जाएगी? इनवर्ड। अब इस करंट की वजह से डायरेक्शन यहां पे बन रही है आउटवर्ड, इस करंट की वजह से यहां पे डायरेक्शन बन रही है इनवर्ड। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट्स आ रही हैं। अब दोनों वेक्टर हैं और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब देखना पड़ेगा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। बच्चों देखा जाए तो ये पूरा पार्ट ए को छोड़ के और ये पूरा पार्ट बी को छोड़कर सेम है। म्यू नॉट आई बाय 2, 1/2 पाई इंटू अल्फा, 1/2 पाई इंटू अल्फा। लेकिन क्योंकि ए छोटा है ए छोटा है तो ये वाला पार्ट क्या बन, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? बड़ा। बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? छोटी है ना। ए छोटा रेडियस है, बी बड़ा रेडियस है, और बी बड़ा रेडियस है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या हो जाएगा? छोटा। नीचे है, डिनोमिनेटर में बड़ा होने से ओवरऑल छोटा हो जाता है, तो उसका मतलब ये जो इफेक्ट आएगा पूरा ये छोटा आएगा, और ये जो इफेक्ट आएगा ये क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? बी ए बी माइनस बी सी डी। मतलब बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे और डायरेक्शन किसकी आएगी? बड़े की। ये वेक्टर का रूल है बच्चों कि अगर एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन का और ये है 5 न्यूटन का, तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट क्या आएगा? 5 न्यूटन। कहां की ओर? बड़े की ओर। मतलब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्शन किसकी आएगी? बड़े की। और बड़े की डायरेक्शन क्या है? ये बड़ा है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई अल्फा कॉमन आ गया, ये आ गया 1/a माइनस 1/b। डायरेक्शन कहां आ गई? आउटवर्ड आ गई। डायरेक्शन कहां आ गई बच्चों? आउटवर्ड आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई, ये आपका ए बी आ गया, बी माइनस ए। तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर, और डायरेक्शन कहां आएगी बच्चों? आउटवर्ड आएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लें। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लें।
हमारे पास ये बच्चों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q, each of radius are lying in perpendicular planes such that they have a common center. Find the B at the common center due to coils if they carry current I and √3I। बच्चों यहाँ पे हमें दो कॉइल्स दी हैं, फिगर हमें यहाँ पे गिवन है बच्चों, फिगर हमें यहाँ पे गिवन है, एक कॉइल ये दी है और एक कॉइल ये दी है और करंट की डायरेक्शन हमें दी है। ये आपकी पी कॉइल गिवन है, ये आपकी क्यू कॉइल गिवन है। पी में जो करंट चल रहा है आई लेवल का चल रहा है और क्यू में जो करंट चल रहा है वो √3I लेवल का चल रहा है। और ये दोनों कॉइल्स आपकी परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रही है, उनका सेंटर दोनों का सेम है। ये कुछ ऐसा है बच्चों, एक कॉइल ऐसी है इस प्लेन में, इस प्लेन में एक कॉइल और एक कॉइल ऐसी है इस प्लेन में, एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है। ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर, एक कॉइल का प्लेन ऐसा है, एक कॉइल का प्लेन ऐसा है, दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है और इनका कॉमन सेंटर है। और बच्चों देखो, आपको पता है कि जब भी आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और यहाँ पे प्लेन ऐसा है कॉइल का, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा कहाँ होगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों, आउटवर्ड होगा। चेक कर लो, ये आपका कॉइल है, इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन का नहीं बाहर को, ये बाहर को हो जाएगी, किसकी वजह से, क्यू की वजह से। तो बी क्यू की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस सेंटर से आउटवर्ड की ओर होगी। और वैसी एक कॉइल है ऐसे बच्चों, ये कॉइल है आपकी, कौन सी कॉइल है, पी कॉइल है, इसमें करंट कैसे चल रहा है बच्चों आपका, इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे आपका करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और प्लेन आपका ऐसा है कॉइल का, जैसे मैंने दिखाया है, करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, अपवर्ड। तो यहाँ पे दूसरी कॉइल की वजह से ये जो कॉइल है इसमें करंट चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर, किसकी वजह से, पी की वजह से। एक डायरेक्शन यहाँ पे बनी बच्चों क्यू की वजह से ऐसा, और पी की वजह से डायरेक्शन बन रही है आपकी ये, पी की वजह से डायरेक्शन आपकी ये बन रही है। अब हमें इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपने बी निकालना है एट द कॉमन सेंटर, ये जो कॉमन सेंटर है यहाँ पे आपने बी निकालना है, दोनों कॉइल्स की वजह से इनमें करंट चल रहा है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी कॉइल में अगर करंट चलता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हमें पता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये फॉर्मूला होता है μ0I/2R। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका बी क्यू कितना बनेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे बीपी कितना बनेगा, पहले देख लेते हैं बीपी कितना बनेगा, μ0I/2R। दोनों सर्कल्स का मान लो रेडियस कितना है, यहाँ पे हमें दिया R, ये आपका कैपिटल R आ गया। बच्चों पी कॉइल में करंट कितना चल रहा है, आई लेवल का चल रहा है, तभी मैंने यहाँ पे आई लिया μ0I/2R, और डायरेक्शन तो मैंने आपको दिखाई दी है, ये है, ठीक है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर ऊपर जा रही डायरेक्शन, ये जा रही है, ठीक है बच्चों, ये आपका बीपी आ गया। वैसे ही आपका बीक्यू कितना आएगा, अब बीक्यू, क्यू कॉइल में करंट चल रहा है √3I लेवल का,
रेडियस उसमें भी आ रहा है, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, आई इसमें क्या है √3 आई है बच्चों, आई आपका √3 आई है अपॉन 2r आएगा। और डायरेक्शन कहाँ आएगी बच्चों, ये मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दी। क्यू कॉइल ऐसी है, इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से डायरेक्शन बाहर को हो जाएगी, ये डायरेक्शन बाहर को। ठीक है, अब मैं अगर इसको x मान लूं, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये क्या आ गया √3x बन जाएगा। बाकी सारी वैल्यू सेम है, बस √3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे √3x बन जाएगा। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर आ रही है, तो आपका नेट बी क्या आएगा बच्चों, नेट बी आएगा आपका, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, बी क्यू की डायरेक्शन और बीपी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रही है, तो नेट होता है बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। तो आप इनका नेट निकाल लो, नेट क्या आएगा इसका, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया रूट ऑफ 4x स्क्वायर, ये आ गया 2x। तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, आर कैंसिल, ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2। तो बच्चों ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर में, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर में। अब हमें इसका डायरेक्शन निकालनी है, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आ जाएगा। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ये हमें पता है बीपी यहां जा रहा है और बी क्यू आपका सेंटर से यहां जा रहा है, ये आपका सेंटर है, कॉमन सेंटर है दोनों कॉइल्स का। और बीपी को अगर मैंने x माना था तो बी क्यू कितना आया था, √3x माना था। और ये डायरेक्शन आ रही है इसकी बी नेट की, हमें ये निकालनी है, ये आपकी बी क्यू की डायरेक्शन है, ये आपकी बी पी की डायरेक्शन है। हमें नेट डायरेक्शन निकालनी है, हम किससे डायरेक्शन निकाल रहे हैं, बी क्यू के लॉन्ग निकाल रहे हैं, बी क्यू के लॉन्ग डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये आपका बीपी है तो बच्चों ये भी आपका बीपी होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये भी बीपी हो सकता है। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ गया बीपी बाय बी क्यू। तो ये बीपी हमने कितना माना x, ये आपका √3x है, ये x कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया 1/√3। तो मतलब tan अल्फा आ गया आपका, tan अल्फा आ गया 1/√3। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बी क्यू के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी निकाल दी। तो बच्चों आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा, किसी भी कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या किसी भी आर्क की वजह से जिसमें करंट चल रहा हो, सेंटर में अगर एंगल थीटा बनना है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो उनकी डायरेक्शन के लिए मैंने आपको 2 रूल बताया, एक क्लॉक रूल बताया और एक बताया मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसी भी कॉइल की वजह से जिसमें करंट चल रहा हो, उस कॉइल के एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये लेक्चर अच्छे ढंग से आना चाहिए और इससे पिछले जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए, तभी आपका कॉन्फ्रेंस अगले लेक्चर्स पे बन पाएगा। ये सारे ही लेक्चर्स बच्चों इंटरकनेक्टेड है, आप इनको ध्यान से समझें, डायरेक्शंस को ध्यान से देखें, तभी जाके आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। थैंक यू बच्चों।